जिस तरह बजट पेश किया गया और जो नंबर्स दिए गए और जिस तरह से ट्वीट्स में खुशखबरियां बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई तरक्की का दौर शुरू हो चुका है, अगर मैं आसान अल्फाजों में आपसे पूछ पाऊं और आप बता पाएं कि एक आम आदमी की जिंदगी पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा, तो आपका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात यह है कि ये बजट पूरे साल के लिए बजट नहीं है। ये बजट 3 महीने को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस बजट के बाद कई मिनी बजट आने हैं जो आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने बजट दिया है, इन्होंने बेसिकली आपको पता जो हालात थे पाकिस्तान के, उन्होंने उस हालात में उसको IMF को भी रखना था और फिर क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उसको भी उन्होंने सेटल करना था। तो उन्होंने बजट इस तरह से पेश किया है, इस तरह से हुआ है कि वो सब चीज़ ठीक के चक्कर में रखना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन मकसद कि हम इस इकोनॉमी को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं। हमने 0.29% की शरह नमू हमारी है और हमने दिया है 3.5 का। एक तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं किसको किस नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, जो इक्तिसादी सर्वे में 0.29 की कल GDP ग्रोथ बताई गई है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इसे मुतमईन हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो मौशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि कैसे डॉक्टर साहब ने ये हमें कह दिया कि जो हमारा GDP थी पिछले साल की, मौजूदा साल जो 30 जून को खत्म होने जा रहा है माली साल, 0.290.29% कैसे रही भाई? ये तो मनफी में जा रही है और आप कैसे कह सकते हो? फिर आप हमें बता रहे हैं कि 3% आपने टारगेट रखा है। सबसे पहले तो ये बताएं, आप मानने को तैयार हैं कि ये पॉजिटिव में ही रही है हमारी GDP? देखिए, ये तो हकीकत है कि इसमें जो चीजें जो ना उसको अपना किया गया है और मुझे काफी चीजों के उसके ऊपर है। खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इन्होंने हमारे से वादा किया था कि हम इसमें इंडस्ट्रियल पैकेज भी को देंगे और हम अपना ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके लिए भी हम एक पॉलिसी लेके आएंगे। देखिए, आपके पास 3 चीजें हैं इस मुल्क को बेहतर करने के। नंबर 1 आपकी एक्सपोर्ट है, नंबर 2 आपकी जो है ना रेमिटेंस है और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेजते हैं, और नंबर अपना ये है कि FDI यहाँ पे आनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि FDI अब जो बंदा भी लेके यहाँ पर डिवैल्यूएशन कंट्रोल में नहीं है। आपको पता डॉलर 300 को उससे भी क्रॉस कर गया है और कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस पर लाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है मैं 300 में लेके आता हूँ तो कोई गारंटी इसकी किस्म की नहीं है कि ये 300 से 400 पे नहीं चला जाएगा, ये 500 पे नहीं चला जाएगा। डॉक्टर साहब तो कहते हैं 240 एक्सीलेट है, बट मेरी एक बात जो खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कुछ नहीं पता, इसलिए FDI यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये 3 चीजें जो आपके मुल्क को बेहतर कर सकती है। एक आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है जिसके ऊपर उन्होंने काम थोड़ा सा किया है और थोड़ी सी उन्होंने दादोशुमार चलिए उस पर तो आप थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं ना एग्रीकल्चर पॉलिसी पे और उसके टारगेट्स के हवाले से। पिछले साल जो फ्लड था, फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इसमें आप थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो टैक्सेस में इतना ज्यादा इजाफा कर रहे हैं, 9,000 अरब आपने टैक्स से अगर इकट्ठा करना है, ये तो आम आदमी पर ही बोझ पड़ेगा। ये मेरी बात सुन, 9,200 में बजट में उन्होंने बता दिया कि जी हमने इसका रेवेन्यू टारगेट रख दिया है। हाँ। उन्होंने बताया कि 1700 बिलियन हम किस तरह से बढ़ाएंगे, और जो पिछला है 7600 बिलियन वो तो भी हमारा 71 बिलियन के करीब इकट्ठा हुआ है। तो ये हमारा आएगा बेसिकली 2100 बिलियन, जो कि हम कहाँ से लेके आएंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी इसकी डिटेल जब हमारे पास आ रही है ना, कहते हैं ना कि डेविल ऑलवेज बिहाइंड द डिटेल्स। ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी कल तक, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कल 5 बजे। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि कारोबारी तबका हर बार उसकी कोशिश होती है कि हुकूमत को तजावीज़ दी जाएं। ज़ाहिर आप लोग भी माहौल से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, जो मौशी माहौल चल रहा होता है, और पिछले 1 साल से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है मौशी बदहाली में इजाफा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ के दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर पता चला है कि तब डॉलर क्या था और आज क्या डॉलर है। पिछला डॉलर इन्होंने 100 जो बजट था वो 190 रुपये डॉलर पर आपने बजट पेश किया था। आज आप देख लें कि 300 से ऊपर डॉलर है। तो आप लोगों की इस बार की तजावीज़ थी क्या? बिल्कुल, देखिए जी, हमने तो तजावीज़ दी थी। हमने बेसिकली पैकेज किया था कि हमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल पैकेज दें ताकि इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़नी है। आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर मेन है ना फोकस, तो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी उस वक्त जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी, और आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, और आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपका
जॉब क्रिएशन होगी, जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। ये 3 चीजें जिसमें कहा था कि उन्होंने कहा जी हम पैकेज हम चाहते हैं कि पैकेज हमें मिले ताकि लोग इसमें आए और अपनी इंडस्ट्री लगाएं। यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि आप कहते नहीं हम तरक्की कर देंगे। कैसे तरक्की करेंगे जब तक आप एनवायरनमेंट नहीं देंगे? यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री लगा ले 100 महकमे उसकी अजाब डालते हैं। हमें तो फौरी तौर पे इंडस्ट्रियल पैकेज चाहिए और वो एक ऐसा चाहिए जिसमें लोग आसानी के साथ काम कर सके, बिजनेस कर सके, पैसे बना सके। देखिए जब तक आपकी इंडस्ट्री पैसे नहीं बनाती तब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वही पैसा जो कमा गए उसी ने इसको इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी होती है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मसला ये है कि जो पैसे कमाते हैं उसको बुरी नजर से देखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा था ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस है, क्योंकि हमारी जितनी भी पेमेंट आती 31.2 बिलियन थी लास्ट टाइम हमारे पास रेमिटेंस, जो इस बार रह गई है 27 के लगभग होगी और जिसमें तकरीबन कोई 13% के करीब कमी आई है। अब मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट में 14% कमी आई, 13% आपकी इसमें आई। हमने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमें चाहिए फौरी तौर पर पॉलिसी चाहिए, ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें वो इंडस्ट्री के लिए पैसे ला सके। अब आपने बात कर दी कि हम लैंड्स के लिए उनको कर देंगे, भाई लैंड्स का हमें क्या फायदा है? इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा अगर पाकिस्तानी ओवरसीज, तभी जाके वो आपका काम चलना है और उसके लिए आपको एक स्पेशल पैकेज। क्या यहाँ पर पाकिस्तान के हालात सरमायाकारी के लिए मौजू है? क्या लोग बाहर से आएंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो इस्तेहकाम होता है, वो आपकी सियासी सूरत हाल से जुड़ा हुआ होता है। और पिछले 1 साल से जो हम सियासी अदम इस्तेहकाम पॉलिटिकली देख रहे हैं और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत की तवज्जो नहीं रही मैशियत पे। IMF के पास जाते जाते डार साहब ने इतनी देर कर दी और आज वो हम पे वक्त आ गया कि IMF की इतनी शराइत बढ़ चुकी हैं कि आप कुछ भी करते जाएं IMF की शराइत जो है आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप नहीं समझते कि जब तक ये खत्म नहीं होगा आपके मौशी हालात ठीक नहीं हो सकते? कैसे कोई आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? सबसे बेहतर और सबसे पहली जो प्रायोरिटी वो यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी और अपनी बातों को मनवाएगी और आगे जिनके पास पूरा अगले 5 साल का होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन कराए जाए, एक जो भी आए। मैं कहता हूँ हम तो फेडरेशन जो पाकिस्तान जो ना, हम तो 15 साल का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान लेके हम अपना घूम रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियों को हम बुला रहे हैं कि खुदारा हमारे पास आए और इसके ऊपर हमसे मीटिंग करें। क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है 3 साल बाद वो आती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है 180 डिग्री पे बनाती है अपनी पॉलिसी, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं। हम 74-75 साल से जलील ख्वार हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी बुरे हालात में पहुंच चुकी है। खुदा के लिए ये 15 साल का एक प्लान दें। ये 15 साल का प्लान हम आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ बैठ के बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ये बजट IMF के लिए ज्यादा मौजू लगा है, IMF को मनाने के लिए, या ये एक सियासी बजट था? इस हुकूमत ने जाहिर है 13 पार्टियां, इन्होंने इलेक्शन में भी जाना है तो आवाम को कहीं तो इनको राम करना है, खुश करना है। तो ये आपको बजट ज्यादा सियासी लगा है या IMF को खुश करने का बजट है? ये देखिए IMF को खुश करने के लिए जो IMF ने कहा था ये कर चुके हुए हैं। अभी जो बजट उन्होंने पेश किया है ना, ये सिर्फ आवाम को अपने पॉलिटिक्स को करने के लिए, उसके लिए बजट आया है। और ये इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, देखिए डार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको अपना प्रेजेंट किया है और आम तौर पे आम बंदा है उसको तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, ये कितनी क्या डिटेल्स है। बट ये चीजें जो है ना आने वाला वक्त बताएगा और जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे ना, आज रात में सारा बैठना है, मैंने निकालना सारा इसमें। जब मैं इसमें से निकालूंगा तो मुझे सब डिटेल्स पता चलेंगे कि इसके पीछे है क्या और ये किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया।